Welcome to the basic electrical engineering class, and this video we will be having an understanding of what is a transformer and its principle of operation. तो हम पहले ट्रांसफार्मर के बारे में बात करते हैं। जैसे हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं तो आपके दिमाग में पहला सा आता है ट्रांसफार्मर का पिक्चर, वो कि कुछ ऐसा दिखता है। आप जो बुक में देखते हैं ट्रांसफार्मर कुछ इस तरह से दिखेगा, या फिर आप अगर उसको सर्किट डायग्राम और उसका कुछ सिंबल डायग्राम देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा कि ट्रांसफार्मर में एक ऐसा वायरिंग किया गया है और यहाँ पर कुछ वायर ऐसा वैप किया गया है। इस तरह से आप किताब में देखेंगे, या तो सर्किट डायग्राम होगा तो इस तरह, अगर मशीन का कुछ डायग्राम होगा जहां पर वायरिंग को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वहां पर इस तरह, और जो एक वायरिंग होगा प्राइमरी में और कुछ वायरिंग होगा सेकेंडरी में, और ये जो बॉडी होगा वो मेड अप ऑफ आयरन कोर। तो इसी चीज आयरन कोर है, इसीलिए यहाँ पर दो लाइन खींचा जाता है, और यहाँ जो प्राइमरी टर्न है उसके लिए यहाँ पर कॉइल लिया जाता है और सेकेंडरी टर्न उसके लिए यहाँ पर और दूसरा कॉइल लिया जाता है। और यहाँ पर अगर आप सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पर इसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। ये हम बेसिकली ट्रांसफार्मर अगर हम जानते हैं तो इतना ही कि इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये इसको हम डिटेल थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और इसके डेप्थ में जाएंगे कि अगर डिफरेंट सिचुएशन में ये कैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हमने ऐसा डिफरेंट कोर ले लिया है और ताकि हमको इजी समझ में आए। तो यहाँ पर हम 4 डिफरेंट केस लेते हैं, ए, बी और सी एंड डी। तो उसमें से एक केस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ई में। तो हम यहाँ पर जो केस लिए ए केस, यहाँ पर हम वायरिंग करते हैं। तो ये वायरिंग किस तरह करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिए। इस वायर को मैं ऊपर से लेके गया ट्रांसफार्मर के, और ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कुछ इस तरह दिख रहा है आपका, एंड इस तरह हमने बहुत सारे टर्न्स ही है 4 दिखाए यहाँ पर ताकि समझ में आए। और जो वायर है वो ये जो आयरन कोर है इसको बोलते हैं आपका आयरन कोर। तो ये आयरन कोर के बारे में डिटेल तो हम पढ़ाई करेंगे। तो ये आयरन कोर और वायर के बीच में टच नहीं होना चाहिए, तो इसके बीच में इंसुलेशन होना चाहिए, और ये जो वायर है ये पहला वायर और दूसरा, इसके बीच में भी इंसुलेशन होना चाहिए। ये दोनों अगर टच होता है तो ये सर्किट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और यहाँ पर कोई इंडक्टेंस का इफेक्ट नहीं होगा। इंडक्टेंस इफेक्ट तब होता है जब ये कॉइल रैप हो और एक दूसरे से टच ना हो, और करंट इस तरह गोल 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 घूमता रहेगा, एंड इसके कारण यहाँ पर फ्लक्स हो सकता है, फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या वोल्टेज दे रहे हैं, यहाँ पर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज स्मॉल वी दे दिए, और इसके क्लोज सर्किट है तो यहाँ पर करंट भी फ्लो किया, करंट अल्टरनेटिंग हुआ। और हमने यहाँ देखा है कि पढ़ा मैग्नेटिक सर्किट में कि इसके कारण आपका जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है वो I इंटू N होता है, और इसके कारण यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका फ्लक्स हो गया इस तरफ। तो ये जो फ्लक्स आपका प्रोड्यूस हुआ, ये फ्लक्स, तो यहाँ पर जो करंट है उस करंट को हम एक नाम देते हैं, जैसे V1 है सप्लाई वोल्टेज, और ये जो करंट है ये पहले हम I0 बोलते हैं। 0 इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ तो कुछ लोड वोड नहीं दिया ना, तो इसको हम I0 बोलते हैं, और ये जो फ्लक्स है इसको हम Φ0 बोलते हैं। बिना लोड के कारण जो करंट फ्लो हो रहा है वो I0 हो गया, और इसके कारण ये I0 का जो डायरेक्शन है कुछ इस तरफ है। अगर आपके सारे फिंगर्स राइट हैंड साइड की तरफ आप ले लें तो आपका जो राइट हैंड थंब होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। जब ऊपर की तरफ आएगा तो आप जो फ्लक्स है वो ऊपर के डायरेक्शन में हो गया और वो Φ0 हो गया, और ये फ्लक्स इस आयरन कोर में चारों तरफ से फ्लो करेगा, पर एयर में नहीं फ्लो करेगा। एयर में इसलिए नहीं फ्लो करेगा क्योंकि जो आयरन का जो परमेबिलिटी है वो मोर देन 4000 है, तो आयरन का परमेबिलिटी ज्यादा हो गया, तो फ्लक्स यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि इसका परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट है। तो ये पूरा फ्लक्स वहां से फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि रिलक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो L/μ0 μRA है। तो μR का वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया तो रिलक्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। रिलक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लक्स। तो फ्लक्स में अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है, यहाँ सारा फ्लक्स यहाँ से जाएगा और कोई भी फ्लक्स एयर से नहीं हो जाएगा। तो एयर से अगर कोई फ्लक्स जाता भी है तो उसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स, Φl। तो ये Φl यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है।
ताकि हमको पिक्चर थोड़ा क्लियरली समझ आए। तो 50 हो गया और यहाँ पर ऐसे फ्लक्स फ्लो किया। इसी वायरिंग को अगर आप यहाँ इस वायर को लेफ्ट हैंड साइड से देखो तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो यहाँ पर इस तरफ आएगा। तो हमेशा करंट ऊपर की तरफ ही दिखाया जाता है, ऊपर से इस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ करंट दिया जाता है। और इसमें हम यहाँ डॉट करते हैं, डॉट का मतलब करंट इसमें से एंटर किया। तो इसी डायग्राम को मैं फिर से यहाँ पर बनाऊंगा ताकि वही डायग्राम हो। और चलो यहाँ पर सेकेंडरी साइड में हम बना लेते हैं सेकेंडरी साइड का फिर डायग्राम। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंडरी डायग्राम हो गया उसको हम यहाँ से ऐसा बनाते हैं। ये देखिए आपका सेकेंडरी साइड का डायग्राम बन गया। तो इसको इस तरह से बनाया गया। यहाँ पर भी वायर ऊपर से लिया गया है, फिर इस तरह से फ्लो किया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो फ्लक्स है 50 इस कॉइल के साथ लिंक करेगा। तो करने से यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये ईएमएफ इंड्यूस लेंजेस लॉ क्या बोलता है कि इस ईएमएफ इंड्यूस के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये फ्लक्स 50 को अपोज करेगा। इसका मतलब लेंजेस लॉ बोलता है कि हमारा जो फ्लक्स है 50 इसके कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये जो दूसरे कॉइल में इंड्यूस हुआ, तो ये इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। बिकॉज E इज इक्वल टू -N dφ/dt। अगर ये फ्लक्स अल्टरनेटिंग है उसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा, और उसका काम ये होगा कि वो जिसने उसको प्रोड्यूस किया है वो उसी को ही अपोज करेगा। तो इसीलिए एक माइनस टर्म यूज होता है कि अगर 50 इज देयर, तो बिकॉज ऑफ दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो यहाँ पर हम सेकेंडरी कॉइल को E2 का नाम दे देते हैं। और उसका काम क्या होगा, वो मेन फ्लक्स को अपोज करेगा। तो ये 50 को अपोज करेगा तो उल्टे डायरेक्शन में जाएगा। अगर मेरा थंब ऊपर की तरफ है तो सारे फिंगर्स राइट हैंड साइड की तरफ ही आएंगे। तो इससे हमें यहाँ पर करंट का डायरेक्शन मालूम पड़ जाएगा। पर यहाँ पर लोड लगा नहीं है। अगर लोड लगा नहीं है तो यहाँ पर कोई फ्लक्स, यहाँ कोई करंट प्रोड्यूस होगा नहीं, और यहाँ पर कोई फ्लक्स भी नहीं होगा। अगर ये लोड लगा होता तब फ्लक्स ऊपर की तरफ जाता और यहाँ पर लोड लगता। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर रेप्लिकेट करें, इस बड़े वाले फिगर में रेप्लिकेट करते हैं और वही डायग्राम बनाते हैं। तो हमने इसको यहाँ पर रेप्लिकेट किया फिर से, ताकि हम थोड़ा सा ये समझ जाएं कि अगर यहाँ पर लोड लगा होगा, तो अगर हम यहाँ पर लोड देते हैं तो जैसे ही हमने यहाँ पर लोड दिया तो यहाँ पर जो करंट हो गया प्रोड्यूस उसको बोलेंगे I2। तो I2 करंट यहां से प्रोड्यूस हुआ बिकॉज लोड लगा जैसे। तो ये I2 करंट के कारण यहां पर क्या होगा, इसका अपना फ्लक्स φ1 प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही I2 करंट प्रोड्यूस हुआ तो इसका फ्लक्स φ1 हो गया। और जब यहाँ पर φ1 हुआ तो ये 50 तो कम है ना, तो φ1 बढ़ गया। तो φ1 के कारण इनपुट में उसको काउंटर करने के लिए और एक फ्लक्स निकल के आएगा, वो हो गया φ2। ये φ2 उतना ही होगा ताकि φ2 और φ1 समान हो। अगर φ2 एंड φ1 समान है तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कैंसिल करके बैलेंस करने की तरह सिचुएशन में रहेंगे। पर 50 जब लोड नहीं था तब भी है, जब लोड है तब भी है। तो इनपुट में क्या होगा, पहले जब लोड नहीं था सिर्फ 50 था, और जैसे ही लोड आ गया तो φ1 आ गया, और φ1 के कारण इनपुट में φ2 भी आ गया, और ये φ1 और φ2 एक दूसरे को कैंसिल किए। फिर लोड के टाइम पर या बिना लोड के टाइम पर 50 हमेशा इस आयरन कोर में रहा, और φ1 φ2 एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। तो इसके हमें ये मिलता है कि अगर φ1 आता है φ2 के कारण, लोड करंट के कारण φ1 आया, φ1 के कारण φ2 प्रोड्यूस हुआ। इस φ2 के लिए इनपुट में क्या हुआ, I0 और I2 इनपुट करंट बढ़ गया। तो जैसे ही लोड होता है तो यहाँ पर I2 नहीं, ये पे होगा I1। तो जैसे ही हमारा लोड सेकेंडरी में लगता है तो इनपुट में I1 करंट आ जाता है। ये I1 करंट, तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा ये वाला होना चाहिए था अपना,
दिस इज फाई 2 और इस तरह वाला होना चाहिए फाई 1, ताकि फाई 1 रिलेट करे आई 1 को, और आपका जो इस तरह भी है इसको भी हम बदल लेते हैं, दिस इज फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2। तो जब I2 करंट यहां से फ्लो किया उसके कारण फाई 2 फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ। ये फाई 2 फ्लक्स को काउंटर करने के लिए इनपुट में एक अलग सा करंट भी ऐड हुआ, वो है I1। पहले जो करंट फ्लो कर रहा था I0 रहेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा I1 करंट फ्लो किया। ये I1 करंट फ्लो फाई 1 को प्रोड्यूस किया और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल किए और फिर फाई 0 ही रहा। पर इसके कारण क्या हुआ, हमारा जो इनपुट का करंट है वो अब I0 नहीं रहा, I0 प्लस I1 रहा और सेकेंडरी में करंट I2 रहा। तो हम लोग जो यहाँ पर देखे थे, यहां से हम लोग लोड लगाया नहीं थे और यहाँ पर फ्लक्स आया नहीं था। तो जैसे ही लोड लगाए फ्लक्स आया और उसके काउंटर फ्लक्स आया और इनपुट में करंट बढ़ गया। तो यहाँ पर हमने जो इतने सारे डायग्राम बनाए हैं उसका कारण यह है कि यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि जो करंट का जो वायरिंग है, जो प्राइमरी वायरिंग है वो वैसा ही का वैसा ही है, ऊपर जैसा है यहाँ पर नीचे भी वैसे ही है। तो यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दिए, ऊपर करंट दे दिए I0 और ये डायरेक्शन वैसा का डायरेक्शन दे दिए। तो फ्लक्स हो गया कहाँ, ऊपर की तरफ हो गया फ्लक्स फाई 0। और यहाँ पर हमने क्या किया, जानबूझ के इसको उल्टी डायरेक्शन में वायरिंग कर दिए। सो उल्टा डायरेक्शन में वायरिंग करने के बाद भी तो लेंजर्स लॉ तो वही अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर भी फ्लक्स उसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वायरिंग में सारे राइट हैंड साइड की तरफ ही करंट फ्लो करेंगे जैसे यहाँ किए थे। पर इस वायरिंग को हम उल्टी डायरेक्शन में करने के कारण यहाँ से नीचे से करंट बाहर निकलेगा और ऊपर से करंट अंदर जाएगा अगर यहाँ लोड लगेगा तो इससे हमें देखा कि ए और बी में थोड़ा सा अंतर हुआ। तो ए में हम लोग जहां से करंट एंटर किए थे और यहाँ पर भी एंटर वहीं से किए, तो यहाँ पर दोनों में डॉट समान है। पर ए फिगर में क्या हुआ, करंट यहां से जा रहा है तो जहां से जा रहा है वहां डॉट किए, पर बी फिगर में क्या हुआ और डॉट नीचे की तरफ आ गया। तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, पोलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है कि अगर प्राइमरी में इस समय यहाँ पर पॉजिटिव है तो उसी समय पर सेकेंडरी में यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये डॉट पोलैरिटी बताता है इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी एट बोथ द एंड शुड बी सेम। सो दैट वाई ये एक लेमन लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि ये डोर है, वहां से एंटर किया, उस यहाँ पर उसका एग्जिट डोर है। तो इसी चीज को मैं यहाँ पर रेप्लिकेट करता हूं, बट प्राइमरी का जो टर्न है उसको उल्टा कर देते हैं। पहले प्राइमरी का टर्न को उल्टा करते हैं और सेकेंडरी टर्न्स को यहाँ पर जैसा है वैसा ही बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको रेप्लिकेट किए और फिर यहाँ पर हमने जैसे ही वायरिंग किया था वैसे ही इनपुट में करंट दे रहे हैं। तो ये करंट यहाँ पर कुछ इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आने के कारण हम लोग यहाँ पर जैसे ही सप्लाई किए थे वैसे ही सप्लाई दिए, तो यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर भी डॉट रहेगा। पर इसमें जो वायरिंग हमने बदल दिया उसके कारण फिगर ए और सी के बीच में, तो यहाँ फ्लक्स ऊपर की तरफ है, यहाँ फ्लक्स ये नीचे की तरफ है। तो ये जो फाई 0 यहाँ से गया तो इसका ऑब्वियसली यहाँ पर भी उसको अपोज करने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा तो इसका डायरेक्शन भी लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। तो इसके कारण यहाँ पर करंट ऊपर से इन और यहाँ से आउट, जहां से आउट होगा वहां डॉट लगा देंगे। तो इस तरह हमें डॉट कन्वेंशन मिल गया। यहाँ पर भी अगर जो फिगर डी है, यहाँ पर भी हमने प्राइमरी साइड में वायरिंग को उल्टा दिया था, तो डॉट तो वही रहेगा जहां पर इन हो रहा है और इसके कारण नीचे से फ्लक्स फाई 0 और यहाँ से भी नीचे से फ्लक्स यहाँ पर अपोज करेगा। तो यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा और यहाँ पर जब लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका नीचे से करंट इन की तरफ हो रहा है, ऊपर से करंट आउट की तरफ हो रहा है, जहां आउट हो रहा है वहां डॉट। तो यहाँ पर हम फिगर ए और फिगर डी में देखें कि डॉट बराबर सामने के सामने मिरर में है, यहाँ पर भी डॉट सामने है, पर यहाँ पर फिगर डी और फिगर सी में हमने देखे कि ये अपोजिट एंड में है। तो इसको क्यों जरूरत पड़ी डॉट की, बिकॉज अगर आप सर्किट को कुछ इस तरह से बनाते तो आपको मालूम पड़ता है कि डॉट कहाँ है। पर अगर ये सर्किट ऐसे है कुछ मतलब ट्रांसफार्मर जैसे आप बनाते हो ट्रांसफार्मर में, एंड यहाँ पर N1 टर्न्स प्राइमरी में है, N2 सेकेंडरी में है, एंड यहाँ पर आपका जो करंट है वो I0 है और यहाँ पर आपका जो सप्लाई वोल्टेज है वो है
V1, और फिर आपका लोड लग गया, और लोड लगने के कारण यहाँ पर करंट I2 प्रोड्यूस हुआ, और इस I2 के कारण यहाँ पर I1 करंट प्रोड्यूस हुआ। ये I1 और I2 एक दूसरे को काउंटर करेंगे। तो काउंटर कैसे करेंगे? तो मैग्नेटिक मोटिव फोर्स दोनों का होगा। इसका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स I1N1 होगा, इसका मैग्नेटिक मोटिव फोर्स I2N2 होगा। ये दोनों समान होने चाहिए। इनका जो काउंटर मैग्नेटिक मोटिव फोर्स दोनों का समान होगा, उस हिसाब से ये रिलेशन में आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो डॉट कन्वेंशन है वो कैसे हेल्प करता है कि यहाँ जो डॉट है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वायरिंग में करंट कहाँ से इन हो रहा है, और आपने यहाँ देखा कि यहाँ से करंट आउट हो रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर डॉट लग जाएगा, और यहाँ से करंट इन हो रहा है और यहाँ से करंट आउट हो रहा है, तो ऊपर डॉट लगेगा। अगर इस ये वाइंडिंग में वायर कुछ फिगर बी की तरह रिप्रेजेंट करता, तो यहाँ पर डॉट ऊपर की होने की जगह यहाँ पर डॉट होते आपका नीचे की तरफ, और करंट इस तरफ फ्लो करता। तो इस तरह आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो बदल जाता। तो ये जो डॉट कन्वेंशन है वो डिजाइनर ही डिसाइड करता है, और आप पोलैरिटी टेस्ट करके भी डॉट कन्वेंशन डॉट रिप्रेजेंट कर सकते हो, ताकि आपको इंस्टेंट पोलैरिटी मालूम पड़े कि अगर यहां से करंट एंटर कर रहा है तो करंट कहां से एग्जिट करेगा। तो ये डॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस वीडियो में आप लोग को मालूम पड़ा कि यहाँ पर वायरिंग आप किस तरह से अलग अलग कर सकते हो, और आप प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन मालूम पड़ा। तो ट्रांसफार्मर को हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस, क्योंकि ये रिलेटिवली एक दूसरे से कोई रिलेटिव मूव नहीं कर रहा, पर यहाँ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है। तो इट इज अ स्टैटिक डिवाइस that transfer the voltage or power from one electrical circuit to another electrical circuit। जैसे यहाँ पर प्राइमरी, इसको हम प्राइमरी सर्किट बोल सकते हैं, प्राइमरी एंड किसी को भी इसको हम प्राइमरी सर्किट बोल सकते हैं, इसको हम सेकेंडरी बोल सकते हैं। अगर हम उल्टा भी बोलें तो इसको भी हम प्राइमरी बोल सकते हैं और इसको हम सेकेंडरी बोल सकते हैं। अगर हम यही सप्लाई इधर से देते हैं तो इसको प्राइमरी और उसको सेकेंडरी बोल सकते हैं। तो इट इज लाइक एनीबॉडी कैन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, पर इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिकल वायरिंग कनेक्शन कुछ नहीं है। तो इट इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर पावर फ्रॉम वन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन से प्रिंसिपल से? बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्योंकि यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो ईएमएफ इस दूसरे वाले के फ्लक्स के कारण होता है, तो इसलिए ईएमएफ इंड्यूस जो E2 हुआ ये इस फ्लक्स के कारण हुआ, जो कि प्राइमरी के करंट के कारण हो रहा है। प्राइमरी करंट के कारण यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट दिस ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो इस चीज को, इसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन है इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल बिकॉज ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम द प्राइमरी कॉइल। ये फ्लक्स सिर्फ सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस नहीं करता, ये फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के साथ भी इंटरेक्ट करता है। तो जब ये प्राइमरी कॉइल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो यहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस करेगा E1। तो इस तरह आपके नोमेनक्लेचर में V1 प्राइमरी वोल्टेज, E1 प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ, E2 सेकेंडरी वोल्टेज एंड V2 सेकेंडरी E2 इज सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ एंड V2 इज द सेकेंडरी वोल्टेज। इस तरह आपके 4 टर्म्स हो गए। इसमें आपने क्या कंसिडर किया है कि ये जो आयरन कोर है उसका परमेबिलिटी इनफाइनाइट है, सो सारे फ्लक्स यहां से फ्लो के जा रहे हैं, और आपका जो लीकेज फ्लक्स है वो बहुत ही कम है। लीकेज फ्लक्स किसको बोलते हैं? लीकेज फ्लक्स जो कि आपके वाइंडिंग के जो लीकेज मतलब पूरा आयरन के से ना फ्लो करके इसमें जो छोटा सा पाथ होगा एयर के बीच में, जिसका रिलक्टेंस इससे भी कम होगा, मतलब रिलक्टेंस रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा। छोटा छोटा पाथ है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो अगर उसमें से लीकेज कुछ फ्लो होगा उसे लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि लीकेज फ्लक्स नहीं है और ये आयरन का जो परमेबिलिटी है बहुत ज्यादा है और लॉसेस इन आयरन कोर में कुछ नहीं है, तो इसमें हम मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ जो भी प्राइमरी में होगा
या मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होगा, सेकेंडरी में मैग्नेटिक मोटिव फोर्स उतना ही होगा। उसी रिलेशन से हमारा जो I2 यहाँ फ्लो कर रहा है उसके कंपैरिजन में I1 फ्लो करेगा। और जो I0 है वो है नो लोड करंट। अगर लोड नहीं है तब I0 करंट तभी फ्लो करेगा, और लोड है तभी I0 प्लस I1 करंट फ्लो करेगा। और ये I0 जो है नो लोड फ्लक्स, उसको हम म्यूचुअल फ्लक्स भी बोलते हैं, phi m, इसको म्यूचुअल फ्लक्स। म्यूचुअल फ्लक्स का मतलब ये जो फ्लक्स है phi0, ये लोड रहे ना रहे हमेशा रहेगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स which is a constant because mutual flux remain constant even though it is loaded or it is unloaded। वो दोनों केस में जो phi0 है वो तो चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ phi1 phi2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इनपुट टोटल फ्लक्स देखा जाए तो प्राइमरी साइड में बढ़ रहा है, पर कितना बड़ा? phi1 उतना ही बड़ा जितना कि वो phi2 को काउंटर कर सके, यानी दोनों का मैग्नेटाइजिंग फोर्स समान हो, और उसी तरह I1 का वैल्यू मिल गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मर को पूरी तरह समझने में एक अच्छी है। और ट्रांसफॉर्मर के कितने टाइप्स होते हैं वो सब भी हम पढ़ सकते हैं, पर यहाँ पर बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ द ट्रांसफॉर्मर हैज बीन कवर्ड। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द इक्विवेलेंट सर्किट एंड फेजर डायग्राम्स ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर।